नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री विषय की जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी के क्रम में आज हम एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को जो सिलेबस में दिया हुआ है, हमें प्रमुख नेताओं के इर्द गिर्द इसे पढ़ना है और अच्छे से हमें राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना है जिससे कि हमारे जो क्वेश्चन आए वो गलत ना हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए अन्य वीडियो भी हमने अपलोड कर दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आरपीएससी हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट को आप चेक करें और प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन क्लासेस को आप ज़रूर देखें। चलो हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ और 30 जनवरी 1948 को इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। ये दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का गठन करते हैं, टॉलस्टॉय फार्म का गठन करते हैं, फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या, नटाल कांग्रेस का गठन, टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकालते हैं महात्मा गांधी। कौन सा समाचार पत्र निकालते हैं? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र निकालते हैं महात्मा गांधी। 1909 इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने कब लिखी? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह का सबसे सफल प्रयोग किया था। देखिए, महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह ये कुछ ऐसे हथियार हैं जिनके माध्यम से उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और समाज को बताया कि भाई किस तरह से जीवन में बिना किसी हिंसा के भी हम अपने मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इन्होंने सबसे सफल प्रयोग किया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। किसको माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और 9 जनवरी 1915 को ये भारत में आए और महात्मा गांधी का भारत में आगमन पर 9 जनवरी 1915 को आगमन पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे भारत में। 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की क्या की, स्थापना की। आगे हम बात करें, अंग्रेज़ों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की और प्रथम विश्व युद्ध में इन्हें अंग्रेज़ों की सहायता करने के कारण भारतीय लोगों ने इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। क्या बोला इनको? भर्ती करने वाला सार्जेंट। देखिए, महात्मा गांधी ने जो प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन किए थे तो उन आंदोलनों का क्रम परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आंदोलन किया इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में बिहार में। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण आंदोलन से ही हुआ और इन्होंने नील की खेती की तिनकठिया प्रणाली का क्या किया था? विरोध किया था। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये चंपारण आंदोलन किसके आग्रह पर किया गया। देखिए, बिहार के एक नेता थे रामचंद्र शुक्ल, उनके आग्रह पर महात्मा गांधी बिहार जाते हैं और वहाँ पर चंपारण आंदोलन करते हैं 1917 में। वहाँ पर यह आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था कि 20 में से 3 हिस्से पर अंग्रेजी सरकार नील की खेती करवाती थी किसानों से और नील की खेती करने का परिणाम ये होता था कि वह ज़मीन, जो उपजाऊ ज़मीन थी, वह क्या हो रही थी, लगातार उपजाऊपन को ख़त्म कर रही थी। खेती करने लायक भूमि बच नहीं रही थी, किसानों को कुछ बच नहीं रहा था क्योंकि अंग्रेज़ों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो इस खेती के विरोध में किसानों ने आंदोलन करने की योजना बनाई और जिसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया और अंग्रेज़ों को अपने निर्णय के विरुद्ध पीछे जाना पड़ा। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का एक सफल आंदोलन था और जहाँ पर अंग्रेज़ों को महात्मा गांधी की बातों को मानना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह फसल खराब होने पर और प्लेग की महामारी होने पर किसानों ने कहा कि भाई हम आपको टैक्स नहीं दे सकते, लेकिन अंग्रेज़ी सरकार जो थी वो टैक्स लेना चाह रही थी।
तो उन्होंने किसानों पर, ज़मींदारों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी ने खेड़ा जाकर, गुजरात जाकर वहाँ पर सत्याग्रह किया और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह किया, जिसके कारण वहाँ पर टैक्स को माफ़ कर दिया गया, किसानों पर अत्याचार को रोक दिया गया, ज़मींदारों को भी राहत मिली। तो इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या दी? बापू की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी गई। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया 1918 में, और वहाँ पर मज़दूरों को 35% महंगाई भत्ता दिया गया। देखिए, मज़दूर जो थे वो महंगाई भत्ता की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिकों ने उनको महंगाई भत्ता देने से मना कर रखा था। मज़दूर कह रहे थे कि हमें 50% महंगाई भत्ता दिया जाए, और मिल मालिक कह रहे थे उन्हें 20 या 30% महंगाई भत्ता दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी के इस आंदोलन में कूद पड़ने के कारण इन्हें 35% पर मज़दूरों व मिल मालिकों के बीच समझौता हो जाता है और मज़दूरों को 35% महंगाई भत्ता मिल जाता है। चौथा जो रॉलेट सत्याग्रह किया इन्होंने 1919 में, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। तो दोस्तों, एक बार हम इस जहाँ तक हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज़ कर देते हैं। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस का गठन किया, टॉलस्टॉय फार्म का गठन किया, फिनिक्स फार्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। 1919 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन किया, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1915 में साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की, और इनको केसर हिंद की उपाधि दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा, और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने सहायता की, इसीलिए इनको केसर हिंद की उपाधि दी गई। इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। और इनके द्वारा पहला जो सत्याग्रह था, आंदोलन था, वह चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। ये क्रम आप जरूर याद रखें। बिहार में, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। नील की खेती की 3 कठिया प्रणाली का इन्होंने विरोध किया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ। फसल खराब व प्लेन की महामारी पर इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, और इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ। मजदूरों को 35% महंगाई भत्ता दिलाया, और रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में रॉलेट सत्याग्रह किया। और आगे हम बात करें रॉलेट सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, और भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। जवाहरलाल नेहरू ने रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा, और महात्मा गांधी ने इसे शैतान की करतूत कहा। देखिए, ये कथन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, इसीलिए आप इनको याद रखेंगे कि भारतीय जनता ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा। जवाहरलाल नेहरू ने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। महात्मा गांधी ने इसे रॉलेट एक्ट को शैतान की करतूत कहा। उसके बाद रॉलेट एक्ट का जब विरोध हो रहा था, तो जलियांवाला बाग में कुछ किसान एकत्रित होते हैं, जिन पर जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों की वहाँ पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को होता है, जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया? त्याग दिया। फिर खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं 1919 में। तुर्की में खलीफा की शक्ति की पुनः स्थापना हेतु ये खिलाफत आंदोलन होता है। देखिए, पूरी दुनिया के मुसलमान जो थे वो तुर्की के खलीफा को अपना सर्वोच्च धर्मगुरु और नेता मानते थे। चूँकि अंग्रेज़ सरकार द्वारा तुर्की के खिलाफ खलीफा की शक्तियों को छीन लिया गया था, तो उसके विरोध में भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। और यह खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया, और महात्मा गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और इस खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम की एकता क्या हो गई? बढ़ गई थी। आगे हम बात करें, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिला दिया।
और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ और गांधी जी ने केसर-ए-हिंद व जमनालाल बजाज ने राय बहादुर उपाधि लौटा दी। देखिए, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि भाई यदि हमें स्वराज प्राप्त करना है तो अंग्रेज़ों का सहयोग हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा, अंग्रेज़ों से असहयोग करना होगा, जिसके कारण ये ऐसा सोचेंगे कि भाई हमें कहीं ना कहीं भारतीय लोगों की बात को मानना चाहिए। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटनाक्रम होता है, जिसके कारण महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। बहुत सारे युवाओं ने इसमें भाग लिया था। कई सारे कॉलेज बंद हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ाया गया था। तो वहाँ पर मतलब अंग्रेज़ों को काफ़ी हानि हो रही थी, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने चौरा चौरी हत्याकांड के बाद इस आंदोलन को क्या कर लिया, वापस कर लिया, जिसके कारण कई सारे नेताओं में क्या हो गया, असंतोष भी फैल गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण कहा कि यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं था। तो ये कथन भी पूछा जाता है पेपर में कि किस व्यक्ति ने कहा कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर कि यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं था, और वह व्यक्ति कौन है, सुभाष चंद्र बोस। अब CR दास व मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का क्या करते हैं, गठन करते हैं। मार्च 1923 में क्या करते हैं, गठन करते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1923 को ही हो गई थी, लेकिन इस स्वराज पार्टी ने कार्य करना मार्च में स्टार्ट किया। तो मार्च 1923 में इसके गठन को माना जाता है, और इसका गठन किया था CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्षता की गई। कांग्रेस की क्या की गई, अध्यक्षता। तो ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि महात्मा गांधी एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वह है कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई में भारत आता है, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे, और अंग्रेज़ों ने उन पर लाठियां बरसाई थी, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट आती है। लॉर्ड बर्कनहेड ने संविधान बनाने की चुनौती दी। लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा कि भारतीय लोग स्वराज तो मांगते रहते हैं, खुद का तो संविधान बना नहीं सकते। तो यह बात भारतीय लोगों को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने अपना खुद का संविधान बनाने की ठानी, और जिसके विरोध में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। मई 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया, तैयार किया गया। तो यह भी घटनाक्रम परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ होता है, और गांधी ने इरविन को 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा, जो इरविन ने अस्वीकार कर दिया। और गांधी जी का एक कथन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि मैंने रोटी मांगी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, अब आंदोलन शुरू होगा। फिर एक महत्वपूर्ण घड़ी आती है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू होती है 78 सहयोगियों के कारण। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी गुजरात पहुंचते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और वह स्वदेशी तरीके से क्या करते हैं, नमक को बनाते हैं। तो इसी के साथ अब हम इसको जहाँ तक हमने पढ़ा है अभी रिवाइज करते हैं। देखिए, रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहा। जवाहरलाल नेहरू ने रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। महात्मा गांधी ने शैतान की करतूत कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में। तुर्की में खलीफा की शक्ति की पुनः स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन किया गया था। मोहम्मद अली शौकत अली द्वारा खिलाफत आंदोलन किया गया था। महात्मा गांधी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला दिया जाता है, और 1 अप्रैल 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू होता है। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद व जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। 12 फरवरी 1922 को यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर कहा था कि राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं था। मार्च 1928 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं CR दास बोस। मार्च 1923 में
मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और 1924 में कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई में आया था, जहां पर भारतीय जनता ने क्या किए थे, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे। नेहरू रिपोर्ट, लॉर्ड बर्कनहेड ने संविधान बनाने की चुनौती के विरोध में नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी, और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, मोतीलाल नेहरू, मई 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी ने इरविन को 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा, जिसे स्वीकार कर दिया, जिसके विरोध में गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने शुरू की। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। तो ये एग्जैक्ट डेट आप सबको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़वाने के लिए महात्मा गांधी व इरविन के बीच समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, और इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। और उसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। देखिए, गोलमेज सम्मेलन इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि गोल टेबल पर नेताओं से बातचीत की गई थी, निर्णय लिए गए थे, भारतीय राजनीति की सक्रियता के बारे में बातें की गई थी, तो इसीलिए इसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी व कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक होता है। तो ऐसे याद रख लेना, 30 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी और कांग्रेस ने भाग लिया था, वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, जिसमें जब ये गांधी जी ब्रिटेन पहुंचते हैं तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही फकीर कहा। गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः उन्होंने शुरू कर दिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ, और इसमें भी कांग्रेस ने क्या किया, भाग नहीं लिया, गांधी जी ने भी भाग नहीं लिया था। आगे हम बात करें, एकमात्र भारतीय नेता जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था वो थे अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था, भाग लिया था। और मई 1934 को पटना अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। और कराची अधिवेशन होता है 29 मार्च 1931 को, जिसमें गांधी जी ने कथन दिया था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा, 29 मार्च 1931 को कहा, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। अब हम बात करते हैं सांप्रदायिक पंचाट की। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को आया, और सांप्रदायिक पंचाट ये था कि जो अंबेडकर जी थे वो अलग आंदोलन करने बैठ गए, अनशन पर बैठ गए कि हमें दलितों के लिए अलग आरक्षण चाहिए, अलग तरीके से दलितों को हिंदू धर्म से अलग किया जाना चाहिए। तो गांधी जी इस बात को जानते थे, तो उन्होंने अंबेडकर जी से समझौता किया। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसे हम पूना पैक्ट के रूप में जानते हैं, और जिसमें दलितों को 71 की जगह 148 पदों पर आरक्षण की बात की गई गांधी जी व अंबेडकर के द्वारा, लेकिन उन्हें पुनः हिंदू धर्म में ही रखा गया। उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। देखिए, अगस्त प्रस्ताव की डेट पूछी जाती है परीक्षा में, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव होने के कारण 8 अगस्त को ये प्रस्ताव आने के कारण इसका नाम रखा गया अगस्त प्रस्ताव। और व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है 17 अक्टूबर 1940 को। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह बनते हैं विनोबा भावे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, JLN। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, 17 अक्टूबर 1940 को, और पहले व्यक्ति जो सत्याग्रही बने वो विनोबा भावे, और दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन आता है 23 मार्च 1942 को, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स मिशन भारत को स्वराज देने की बात करता है कि हम आपको स्वराज देंगे, और बाहरी जो शासन सत्ता है, विदेशी निर्णय है, वो हम अंग्रेजी करेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भैया जब हम स्वराज मांग रहे थे तो आपने स्वराज नहीं दिया, अब हमें स्वराज देके करोगे क्या, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा पोस्ट डेटेड चेक कहा।
चलिए इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। गांधी जी व कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। गोलमेज सम्मेलन दूसरा होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। गांधी जी ने भाग लिया। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही फकीर कहा। इस दौरान गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ लौटाऊं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। इसमें भी गांधी जी व कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मई 1934 में पटना अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और कराची अधिवेशन में 29 मार्च 1931 को कहा गांधी जी ने, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। सांप्रदायिक पंचाट होता है 16 अगस्त 1932 को, जिसमें अम्बेडकर जो है वो अनशन करते हैं, जिसे तोड़वाया जाता है पूना पैक्ट के द्वारा। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, जिसमें दलितों को 71 की जगह 148 पदों पर आरक्षण मिलता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को। पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन भारत आया 23 मार्च 1942 को, और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड क्या कहा, चेक कहा। अब गांधी जी क्रिप्स मिशन को वो करने के बाद, पोस्ट डेटेड चेक कहने के बाद, उसकी अवज्ञा करने के बाद गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में भी हम जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगस्त क्रांति किसे जानते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन के दौरान भूमिगत हो गए और उन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया। बलिया यूपी में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार चलाई। इसी दौरान बलिया यूपी में चित्तू पांडे ने क्या की थी, समानांतर सरकार चलाई थी भारत की। और गांधी जी को सर आगा खां जेल में बंद कर दिया गया। बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार का क्या किया गया, गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार का क्या किया गया था, गठन किया गया था। देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। कब? मुस्लिम लीग। देखिए, मुस्लिम लोगों को ये लगता था कि भाई कांग्रेस में हिंदुओं का ज़्यादा प्रभाव है, तो वो अलग देश की मांग करने लगे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भड़का रहे थे कि भाई आपको अलग देश बना लेना चाहिए। तो हिंदुओं के प्रभुत्व को देखते हुए मुस्लिमों ने अलग होने का फैसला किया और पाकिस्तान दिवस मनाया 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा। बेबेल योजना आती है जून 1945 में। शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 में, जिसमें कहा जाता है कि भाई आप अलग देश के विभाजन की मांग ना करें, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर डट जाते हैं कि भाई हमें तो विभाजन ही चाहिए। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि यदि कोई अंग खराब हो जाता है तो उसे शरीर से भंग कर देना चाहिए। तो समझौते में मुस्लिम लीग की बातों को मान लिया जाता है और नए पाकिस्तान के गठन की बात शुरू हो जाती है। कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आता है। इसके 3 सदस्य थे और 3 सदस्य कौन कौन थे, तो इनको याद रखने का जो तरीका है, ए से बनता है अलेक्जेंडर, ला से बनता है लॉरेंस और क से बनता है क्रिप्स। तो ए भी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे उस समय के। तो ये कैबिनेट मिशन के क्या थे, सदस्य थे। आगे हम बात करें, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को, जिसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है। देखिए, क्रिप्स मिशन जो था वो पाकिस्तान की मांग को ठुकरा देता है, लेकिन 16 अगस्त 1946 को पुनः मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, पाकिस्तान की मांग की जाती है। और अंतिम रूप से 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, इसके 2 दिन बाद। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। यह 3 जून 1947 को आई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा को तैयार किया गया था। और अंत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनता है 1947 में। यह पेश हुआ ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को, पारित होता है 18 जुलाई 1947 को, और गांधी जी की 30 जनवरी 1948 की मृत्यु हो जाती है और नाथूराम गोडसे के द्वारा। और राजघाट पर इनका स्मारक बना हुआ है, जिस पर हे राम शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? हे राम।
तो दोस्तों एक बार हम इसको पुनः रिवाइज कर देते हैं। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। जयप्रकाश नारायण भूमिगत हो जाते हैं और आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं। यूपी के बलिया जिले में चित्तू पांडे ने समांतर सरकार चलाई। गांधी जी ने सर आगा खां जेल में बंद कर दिया गया। बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार का गठन किया गया। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग मनाती है और बेबेल योजना आती है जून 1945 में। शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 में और कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को, और जिसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टेबर्ट क्रिप्स अध्यक्ष और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। आगे हम बात करें, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को, जिसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है। और अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान सभा की पहली बैठक होती है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है, जो भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार करती है। और अंत में भारत स्वतंत्र हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, जिसका बिल 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को पारित होता है ब्रिटिश संसद में। और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। राजघाट पर स्मारक बना है गांधी जी का, जिस पर लिखा हुआ है हे राम। आगे हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो गांधी जी ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिनकी बुक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। गांधी जी ने कुछ समाचार पत्र भी चलाए। हरिजन समाचार पत्र 1934 में चलाया, गुजराती, हिंदी व अंग्रेजी में। हरिजन समाचार पत्र किसका था? गांधी जी का था। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजराती, हिंदी व अंग्रेजी में। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में चलाया, यंग इंडिया अंग्रेजी में और नवजीवन गुजराती में। दोबारा सुनिए, गांधी जी की पुस्तक कौन कौन सी हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज। समाचार पत्र कौन से हैं? हरिजन गुजराती, हिंदी व अंग्रेजी में। इंडियन ओपिनियन अखबार साउथ अफ्रीका में चलाया, यंग इंडिया अंग्रेजी में और नवजीवन गुजराती में। इन्होंने अखबार चलाए, समाचार पत्र चलाए। देखिए, गांधी जी को कुछ उपाधियां मिली। किन किन ने ये उपाधियां दी? देखिए, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दी। बापू की उपाधि CF एंड्रयूज व JL लेनिन दी, जवाहरलाल नेहरू ने दी। अर्धनंगा फकीर फ्रैंक मोरेंस ने कहा। किसने कहा? फ्रैंक मोरेंस ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा, जब वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड जाते हैं। मलंगा बाबा कबायलियों द्वारा कहा गया और महात्मा गांधी को महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। बापू की उपाधि CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू ने दी। अर्धनंगा फकीर फ्रैंक मोरेंस ने कहा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। मलंगा बाबा कबायलियों द्वारा कहा गया और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई। चलिए आगे हम बात करते हैं। दूसरे जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता हैं वह हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को आनंद भवन इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी है। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी है। जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ पैक्ट करवाया 1916 में। कांग्रेस के 31वां अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे RC मजूमदार थे। मुस्लिम लीग व कांग्रेस में समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता के रूप में जाना जाता है 1916 में। और जवाहरलाल नेहरू इस समझौते के दौरान पहली बार गांधी जी के क्या आए थे? संपर्क में आए थे। तो लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। 31वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें RC मजूमदार अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग व कांग्रेस में समझौता होता है और वो दोनों एक साथ ही मिल जाते हैं। पहली बार गांधी जी के वो क्या होते हैं? संपर्क में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में भाग लिया। रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का क्या प्रस्ताव पारित किया गया था। यही कारण है कि लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि अब हमें स्वराज नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। फैजपुर अधिवेशन होता है 1937 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं और यह एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है। फैजपुर अधिवेशन एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन है, कांग्रेस अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू 1936 में करते हैं और यह लखनऊ अधिवेशन जो होता है वो कब होता है?
1936 में लखनऊ अधिवेशन होता है। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ आनंद भवन इलाहाबाद में। इनके पिता मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप रानी थी। लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में 31 दिसंबर को, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आर.सी. मजूमदार, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो जाता है। और पहली बार इस लखनऊ पैक्ट के दौरान गांधी जी के संपर्क में आते हैं जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन होता है 31 दिसंबर 1929 को, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर होता है। फैजपुर अधिवेशन 1937 में होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। एकमात्र गाँव में होने वाला अधिवेशन है। और लखनऊ अधिवेशन 1936 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। आगे हम बात करें, 9 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया। और इसी अहमदनगर जेल में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास की। 9 अगस्त 1942 को इनको अहमदनगर जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन में कुल 9 बार जेल गए। 1940 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की लिए केस लड़ा, पैरवी की। और 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत दिया, जो गुट निरपेक्षता की ओर इशारा करता है कि भारत किसी भी गुट में नहीं रहेगा, वह अपने सभी गुटों से क्या है, विश्व के सभी गुटों से क्या है, स्वतंत्र है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। सोवियत रशिया पहली पुस्तक है इनकी, और इनकी आत्मकथा 1936 में अल्मोड़ा जेल में लिखी उन्होंने। विश्व इतिहास की एक झलक, इसमें इंदिरा गांधी को 176 पत्र लिखे हैं। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, 1944 में आई। और इंडिया टुडे एंड टुमारो भी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। और लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर 1929 में। और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन भी किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि 9 अगस्त 1942 को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया, जहां पर इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा। यह जवाहरलाल नेहरू टोटल 9 बार जेल में गए। 1940 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की इन्होंने केस लड़ा। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांत दिया। और इनकी पुस्तक है सोवियत रिक्शा पहली पुस्तक है। आत्मकथा अल्मोड़ा जेल में 1936 में लिखी। विश्व इतिहास की एक झलक, इसमें इंदिरा गांधी को इन्होंने 176 पत्र लिखे हैं। और भारत एक खोज 1944, इंडिया टुडे एंड टुमारो पुस्तक भी लिखी इन्होंने। लेटर फ्रॉम टू अ फादर टू अ डॉटर 1929 में। और ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्होंने एक कथन कहा, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। अब हम अगले राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के बारे में बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो एक महान शख्सियत हैं। 31 अक्टूबर 1875 को नाडियार गुजरात में इनका जन्म होता है। इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई है और भारत का बिस्मार्क कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न दिया गया। खेड़ा सत्याग्रह पहला आंदोलन था 1918 में गुजरात में, खेड़ा सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह 1928 गुजरात में। और बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह के बाद दी गई? बारदौली सत्याग्रह के बाद दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया। कौन सा चलाया? ऑपरेशन पोलो चलाया। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी निर्णय लिए थे वो एकदम कठोर निर्णय थे और भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। और चूंकि हैदराबाद रियासत अलग रहना चाह रही थी तो उसको भारत में मिलाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसके तहत भारत में हैदराबाद को मिलाया गया। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में होता है। उपाधि लौह पुरुष, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। पहला इनका जो आंदोलन था वो खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में गुजरात में। और बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में इन्होंने भाग लिया और यह सफल रहा, तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी और हैदराबाद को मिलाने के लिए इन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया। आगे हम अगले जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनकी बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें महाड़ का महात्मा, आधुनिक काल का मनु, संविधान निर्माता, हिंदू समाज का लिंकन कहा जाता है। इनके अन्य नाम क्या हैं? महाड़ का महात्मा,
आधुनिक काल का मनु, संविधान निर्माता, हिंदू समाज का लिंकन कहा जाता है। इनका कथन था, धर्म व्यक्तियों के लिए है, ना कि व्यक्ति धर्म के लिए है। इन्होंने कुछ समाचार पत्र लिखे जिनका नाम है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रभुत्व भारत। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द अनटचेबल फिलॉसफी हिंदुइज्म, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, हु इज शूद्रा। पुस्तकें, द अनटचेबल फिलॉसफी हिंदुइज्म, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, हु इज शूद्रा। और इन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया 1930 में। तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के बारे में हम पुनः एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इन्हें महाड़ का महात्मा, आधुनिक काल का मनु, संविधान निर्माता, हिंदू समाज का लिंकन इनको कहा जाता है। इन्होंने कथन दिया, धर्म व्यक्तियों के लिए है, ना कि व्यक्ति धर्म के लिए है। समाचार पत्र मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रभुत्व भारत। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। और इनकी पुस्तकें, द अनटचेबल फिलॉसफी हिंदुइज्म, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, हु इज शूद्रा। 1924 में BR अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया गया। अगले जो महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता हैं, अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मक्का, सऊदी अरब में। 1923 में सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उस समय इनकी उम्र थी 35 साल। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ये 1923 से 24 में, 1940 से 46 में। लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही थे। भारत विभाजन व मुस्लिम लीग के क्या थे? ये विरोधी थे। इन्होंने, अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के विभाजन का विरोध किया है और मुस्लिम लीग के यह विरोध किया है। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 1947 से 1958 तक अबुल कलाम आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री रहे। और इन्होंने जो समाचार पत्र निकाले उनका नाम है अल हिलाल साप्ताहिक समाचार पत्र, अल बालाग साप्ताहिक है, नारंग ए आलम काव्य पत्रिका है। इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिया विंस फ्रीडम, 1957 में प्रकाशित हुई। गुबर ए खातिर और तज़किरा, और 1952 में अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न दिया गया। 1952 में अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न दिया गया। तो एक बार हम अबुल कलाम आज़ाद के बारे में रिवाइज करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरब में हुआ। 1923 में सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने 35 साल की उम्र में। और भारत विभाजन व मुस्लिम लीग के विरोधी रहे थे। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने 1947 से 58 तक। और समाचार पत्र निकाला इन्होंने अल हिलाल साप्ताहिक, अल बालाग साप्ताहिक, नारंग ए आलम काव्य पत्रिका थी। इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिया विंस फ्रीडम, 1957 में प्रकाशित हुई। गुबर ए खातिर और तज़किरा, 1992 में भारत रत्न इनको दिया गया। अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने RPSC सिलेबस के प्रमुख जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जिन नेताओं का सिलेबस में जिक्र किया गया है, उनके हिसाब से राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से रहा, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ज्ञान का लाभ प्राप्त हो और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।